क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ इनकम टैक्स ने कार्रवाई शुरू की है। आयकर विभाग ने उनसे जुड़ी करीब 1000 करोड़ की संपत्ति को सीज करने के लिए नोटिस भेजा है। आयकर विभाग ने उनसे जुड़ी 5 संपत्तियों को सीज करने का नोटिस भेजा है। अजीत पवार लंबे वक्त से आईटी के निशाने पर। पिछले महीने ही इनकम टैक्स विभाग ने 2 रियल एस्टेट ग्रुप और अजीत पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापा मारकर 184 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति पता लगाने का दावा किया था। विभाग ने 7 अक्टूबर को 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान अजीत पवार के बेटे के मालिकाना हक वाली कंपनी अनंत मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापे मारे गए। इसके अलावा अजीत पवार की बहनों के मालिकाना हक वाली कंपनियों पर भी छापे मारे गए थे। अब हम आपको 5 संपत्ति कौन कौन से हैं जिसे सीज करने का नोटिस दिया गया है वो बताते हैं। जरदेश्वर शुगर फैक्ट्री मिल जिसकी मार्केट वैल्यू 600 करोड़। नंबर 2 पर साउथ दिल्ली में फ्लैट जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए करीब। नंबर 3 पर पार्थ पवार का थर्मल निर्मल ऑफिस, मार्केट वैल्यू 25 करोड़। नंबर 4 पर निलय नाम का गोवा में रिजॉर्ट करीब 250 करोड़ का। और नंबर 5 पर महाराष्ट्र में 27 अलग अलग जगहों पर जमीन, मार्केट वैल्यू 500 करोड़। सोहित मिश्रा हैं इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या है सच्चाई। सोहित, वो तस्वीर बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है जब फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे और सुबह सुबह अजीत पवार डिप्टी सीएम बने थे। फिर सब कुछ बदल गया और अब अगर देखें तो इनकम टैक्स उनके खिलाफ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जो दावे किए जा रहे हैं इनकम टैक्स की तरफ से, क्या दावे हैं और अजीत पवार की तरफ से क्या सफाई है? जी बिल्कुल, देखिए शारिक, जो आपने जिक्र किया तो मैं आपको बता दूं 7 अक्टूबर से दरअसल ये जो भी छापेमारी अलग अलग जगहों पर आयकर विभाग की ओर से शुरू थे। और ये जो छापेमारी थे वो अजीत पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार, उनके यहाँ पर, अजीत पवार की जो 2 बहनें हैं उनके यहाँ पर, और उनके जो करीबी हैं उनके यहाँ पर यह छापेमारी की गई। तब ये कहा गया 184 करोड़ रुपए के पूरे लेन देन का पूरा मामला सामने आया है और आगे बातचीत जारी है। तब भी अजीत पवार ने कहा था कि कहीं ना कहीं डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। आज भी सुबह महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के ही नेता है नवाब मलिक, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी कहा कि इस तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल 1000 करोड़ रुपए तक की संपत्ति इसको कहा जा रहा है जिसको अब जब्त करने की बात की जा रही है। और इसमें जो आपने बताया वही मैं आपको बता दूं कि जरदेश्वर सहकारी शुगर कारखाना है महाराष्ट्र में, गोवा में एक रिजॉर्ट है, एक दिल्ली के ही पॉश लोकेलिटी की एक फ्लैट है और दक्षिण मुंबई में एक दफ्तर है जिस पर छापेमारी के बाद ये सारी चीज़ें कही जा रही है और इसी के आधार पर 1000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है। लेकिन अजीत पवार का डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि इसमें से किसी में भी डायरेक्ट लेना देना नहीं है। ये कहा जा रहा है कि कई जगहों पर अनअकाउंटेड अमाउंट उनको पता चला है, उनको शक है कि जो पैसे वहां पर आए हैं वो सही तरीके से नहीं आए हैं। ऐसे अलग अलग तरह के आरोप लगे हुए हैं। बिल्कुल, अजीत पवार वही शख्स हैं जिसका जिक्र आपने किया, जो लगभग 2 साल पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई थी और 3 दिन के अंदर ही वो सरकार गिर गई थी, जिसके बाद वो वापस से एनसीपी में आ गए थे और इस सरकार में भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो इनका कहना है कि इससे पहले भी जब हमने उनसे सवाल पूछा था, उनका यही कहना था कि अगर आपको टारगेट करना है आप मुझे कीजिए, मेरे परिवार वालों को आप क्यों टारगेट कर रहे हो और इसके जरिए क्यों राजनीति कर रहे हैं। तो वो जरूर ये मान रहे हैं कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और इस पूरे मामले में राजनीति की जा रही है। बहरहाल अब देखना होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को आप अटैच कर रहे हैं और 1000 करोड़ की ये पूरी चीज़ें बता रहे हैं, तो इसके आगे क्या कार्रवाई की जाती है ये देखना अहम होगा। क्योंकि आपने अजीत पवार के नाम का इस्तेमाल जरूर किया है, कहा गया है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनसे लिंक्ड हैं। जिससे पहले भी ये कहा गया था कि महाराष्ट्र के एक काफ़ी पावरफुल फैमिली का इससे लेना देना है, तभी भी इशारों में जिक्र इनका ही था। तो ये सारी चीज़ें हुई, छापेमारी कई दिनों तक चली अजीत पवार करीबियों के यहाँ पर, और अब जब क्योंकि ये सारी चीज़ें अटैच की गई है तो ये देखना अहम होगा कि इसके क्या कुछ किया जाता है। क्योंकि एनसीपी के नेता तो अभी भी इसे राजनीति से प्रेरित कह रहे हैं और उनका कहना है कि अगर अदालत में जाएंगे तो इस पर उनकी ओर से सफाई दी जाएगी। शुक्रिया सोहित, आप भी नजर बनाए रखें, हम आपके तक लौटते रहेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। शुक्रिया। वसूली के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। 12 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
इससे पहले कल पहली बार अनिल देशमुख ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे। मुंबई पुलिस के पूर्व सीपी परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगाए थे। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जो 4 महीने से लापता थे, कल वो ईडी के सामने आए और देर रात ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ हैं उनके वकील इंद्रपाल सिंह। सर, 4 महीने बाद कहाँ थे? 4 महीने तक अचानक से क्यों कल हाजिर हो गए? 4 महीने तक उनको जो संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हक दिए हैं कि आप एक सिटीजन, अच्छे सिटीजन हैं तो आप अपनी सभी लीगल रेमेडीज अवेल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो अब तक वो अपनी सारी लीगल रेमेडीज अवेल कर रहे थे और उन्होंने सभी लीगल रेमेडी अवेल किया। जब उनकी लीगल रेमेडी थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई, अभी बहुत बाकी है, एग्जॉस्ट हो गई, तो लास्ट जो हियरिंग हुई हाई कोर्ट में, उसमें एएसजी अमन लेखी साहब ने कहा था कि आपको कहीं आरोपी नहीं किया गया है, आपको डर किस बात का है, आपको इन्वेस्टिगेशन के सामने जाना चाहिए। लेकिन एजेंसी ने तो गिरफ्तार कर लिया 12 घंटे की पूछताछ के बाद भी। हाँ, एजेंसी ने 12 घंटे की पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया। ये उनका प्री प्लानिंग था, उनके पास में सब कुछ प्री अरेस्ट फॉर्म वगैरह सारे, मुझे लगता है पहले से अरेस्ट ग्राउंड वगैरह बना के रखे थे। हमने 25 बड़े क्वेश्चंस का आंसर किया, 40 से 45 पेज टाइप हुए हैं 12 घंटे में। हाँ, मैं वहाँ बैठा था, एजेंसी का मैं हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एक लॉयर को वहाँ बैठने का अधिकार था, तो मैं इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट रहा हूँ। इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कोऑपरेट किया होगा तो अनिल देशमुख साहब हैं। ये थे अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह, जो बता रहे हैं कि अनिल देशमुख बेगुनाह हैं और जिन्होंने आरोप लगाया परमबीर सिंह, वो लापता हैं। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया। और सुनील सिंह इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं, जो वकील साहब से बात कर रहे थे। सुनील, अगर देखें तो अनिल देशमुख भी काफी दिनों से या फिर कहें महीनों से बचते आ रहे थे। ईडी के सामने बच के जाने से बचने के लिए उन्होंने सारे दरवाजे खटखटाए, लेकिन एक आरोप यह भी लगाते रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां विद्वेष की भावना के तहत उन नेताओं को टारगेट करती हैं जो विपक्ष के हैं। ऐसे में परमबीर सिंह ने उगाही का आरोप लगाया, वो खुद फरार हैं। अब कितना मजबूत या कितना कमजोर पक्ष नजर आता है अनिल देशमुख का? और देखिए शारिक, ये बात सही है कि मामले में राजनीतिक होने का आरोप लगता रहा है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता भी रहा है। लेकिन इस मामले में अभी अगर हम देखें तो इस 2 लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो कि अनिल देशमुख के ही पीए और पीएस थे, संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे। इन दोनों से पूछताछ में ईडी का ऐसा दावा है कि इन्होंने भी बताया कि ये इनके बिहाफ पे जो पैसे आते थे, इनके बिहाफ पे वो देते थे। दूसरा, इसी मामले में एक आरोपी है एपीआई सचिन वजह, जो कि एंटीलिया केस में गिरफ्तार है। उसने भी बयान दिया है कि बार और रेस्टोरेंट से 4 करोड़ 70 लाख रुपए आए थे, जो उसने अनिल देशमुख के ऑफिस में कुंदन शिंदे या संजीव पलांडे को दिए थे। और इसी से लिंक करते हुए ईडी का ऐसा कहना है कि जो अनिल देशमुख परिवार का शिक्षण संस्थान है, साई शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर 4 करोड़ के करीब रुपए आए थे, जो कि एक बेनामी कंपनी के जरिए उनको दिए गए थे। तो शायद ये जो पैसा है वो बार और रेस्टोरेंट से जो वसूली की गई थी, वही पैसा वहाँ गया है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ऐसा इनका कहना है। इसी संदर्भ में 2 की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है और इसीलिए 5 बार समन देकर अनिल देशमुख को बुलाया जा रहा था, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। बहरहाल कल वो अचानक से आए और उनसे 12 घंटे पूछताछ हुई। उसमें 25 सवाल पूछे गए, जो बताया खुद इनके वकील ने, और 40 पन्नों का जवाब दिया इन्होंने, लेकिन एजेंसी संतुष्ट नहीं थी। लिहाजा रात को 1 बजे के आसपास गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन्हें अभी इस सेशंस कोर्ट में लाया गया है। यहाँ पर उनकी रिमांड की मांग की जा रही है। एएसजी अनिल सिंह खुद यहाँ पर आए हुए हैं। शुरुआत में अनिल देशमुख के वकील, जो अभी इस समय सीनियर काउंसिल हैं, विक्रम चौधरी, उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की। 5 मिनट की मुलाकात हुई थी और अब जो है कि एएसजी अनिल सिंह ईडी की तरफ से दलील दे रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि अनिल देशमुख की रिमांड ली जाए, क्योंकि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और भी बहुत सारी पूछताछ उनसे करनी है। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ड्रग्स मामले में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर फडणवीस ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है।
आज नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन साबित करें फडणवीस, मैं किसी अंडरवर्ल्ड से नहीं जुड़ा। समीर वानखेड़े, अनिल देशमुख पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। और कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। इसी केस के तहत हजारों करोड़ रुपए वसूली गए। आप मालदीव में थे। मालदीव का दौरा कोई आसान नहीं होता, इतने लोग जाएंगे तो 20-30 लाख रुपए का खर्चा। ये जांच करे एनसीबी की विजिलेंस टीम के इसका खर्चा किस अकाउंट से किया गया। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1500 रुपए से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? मोदी साहब से भी आगे निकल गए। तो नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन का क्या कहना है, जानने के लिए उनसे बात की हमारे संवाददाता सोहित मिश्रा ने। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक लगभग हर रोज सुबह मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं, कई सारे आरोप लगा रहे हैं। और मंगलवार की अगर बात करें तो एक बार फिर से वो मीडिया के सामने आए और कई सारी चीज़ों पर बात की। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए यास्मीन वानखेड़े जी हैं। कई सारे आरोप लगाए हैं, आरोप आप पर भी लगे हैं। बताया गया कि किस तरह से 2 चैट के स्क्रीनशॉट भेजे गए हैं जिसमें बताया गया कि आपसे लोग बात कर रहे हैं और ये वही लोग हैं जिनका नाम एनसीबी की ओर से आया गया है, उनके ऊपर मामले दर्ज हैं। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक गैंग बैठी हुई है, प्राइवेट गैंग, जो उगाही करती है। और आप क्यों बात कर रही थी, ये सारे सवाल भी उन्होंने पूछे। किस तरह से दिखते हैं? अगर हम यहाँ उगाही करने बैठे होते तो हम आपकी बेटी और बेटों की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते। ये कौन सी दुनिया में जीते हैं ये नवाब मलिक जी? इतना आसान है किसी के ऊपर आरोप लगाना कि आप एक्सटॉर्शन करते हो, खंडनी करते हो। ये केस आपके पास क्यों आया? ये केस में कोई घर बैठी आपकी औरतों की तरह घर बैठी हुई औरत नहीं हूँ जिसको बैठे बैठे सब कुछ आप दे देते हो इलीगली। तो मैं बताऊं, मैं एक कमाने वाली औरत हूं और मैं एक लॉयर हूं और एक क्रिमिनल लॉयर ऑन द टॉप हूं। तो ये केसेस अगर ये षड्यंत्र रची थी, आपने ही रचा होगा मेरे ख्याल से, ये एक षड्यंत्र रची थी मेरे खिलाफ। मैंने हमेशा से कहा है कि मैंने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम, सही और सच्चे लोग अपना बंद नहीं रखते, उनको कोई डर नहीं होता। प्राइवेट आर्मी पर आप क्या कहेंगे? उनका कहना है एक प्राइवेट आर्मी बनाई गई है, उगाही की गई है। भारत की बात नहीं कर रहे हैं, वो दुबई और मालदीव्स की भी बात कर रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनके बात करने से कुछ होता है? उनके बात करने से कुछ फर्क पड़ता है? मुझे तो अब तक समझ में ही नहीं आया। इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, इतना सारा बात कर रहे हैं, इतनी सारी सबको डिक्लेरेशन बता रहे हैं, लेकिन उठ के अब तक जनाब कोर्ट में नहीं गए। कपड़ों का जिक्र किया तो उनका समीर वानखेड़े पर आरोप है कि 2 लाख के जूते, 50,000 के ऊपर के शर्ट, 30,000 के ऊपर के टी शर्ट, 20 लाख के ऊपर की घड़ी वो पहनते हैं। इस तरह से उनका कहना है। ये भी उन्होंने कहा कि एक बार पहनते हैं तो वापस नहीं पहनते। कौन सी फिल्म देखे थे पिछली रात सोने से पहले? मैं ये पूछना चाहूंगी कि कौन सी फिल्म देखे थे नवाब मलिक जी? ऐसे कोई करता है? और बाकी का जहां पर कन्फ्रंटेशन की बात रही, जो आप 50 लाख की घड़ी बोल रहे हो, वो मेरी मम्मी ने 17 साल पहले उनको दी हुई थी और वो अपनी चीजें बड़ी संभाल के रखते हैं। अदालत जाएंगे आप? अदालत अभी इस इंसान के लिए अदालत अब अगर हमारा काम ज्यादा रहा तो मैं उनकी तरह तो फ्री हूं नहीं, तो मैं उसका जवाब आपको सोच कर दूंगी। आप करिए जो आपको करना, आप रोज ट्वीट कीजिए। तो कहीं ना कहीं आरोप जरूर कई सारे लगे हैं, लेकिन उन आरोपों का खंडन किया गया है और ये देखना अहम होगा कि इसमें आगे और कुछ क्या होता है। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। पटना ब्लास्ट केस में कुल 9 दोषियों में 4 को फांसी की सजा दी गई, 2 दोषियों को उम्र कैद और 2 अन्य को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। एक आरोपी को 7 साल की सजा हुई। पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के दौरान कई धमाके हुए थे, जिनमें 6 लोगों की मौत हो गई थी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। धोखाधड़ी के आरोप में उन्हें जैसलमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक होटल के निदेशक ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन पर बैंक का चेयरमैन रहते पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की संपत्ति काफी कम कीमत पर अपने करीबियों को देने का आरोप है।